तो चलिए पहले अनुच्छेद से शुरू करते हैं। अनुच्छेद 12, राज्य की परिभाषा। सुनने में ये थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर ये पूरे भाग 3 का आधार है। क्यों? क्योंकि मौलिक अधिकार हमें राज्य के खिलाफ ही तो मिलते हैं। तो पहले ये जानना जरूरी है कि राज्य है कौन। अच्छा, तो कौन कौन आता है इस राज्य में? तो देखिए, अनुच्छेद 12 के हिसाब से इसमें 4 चीजें शामिल हैं। पहली, भारत सरकार और हमारी संसद, मतलब लोकसभा और राज्यसभा। जी। दूसरी, सभी राज्यों की सरकारें और उनके विधानमंडल। ठीक है। और तीसरी? तीसरी श्रेणी में है सभी स्थानीय प्राधिकरण, मतलब लोकल अथॉरिटीज, जैसे हमारी नगरपालिकाएं, ग्राम पंचायत, जिला बोर्ड। समझ गया। और चौथी? चौथी है अन्य प्राधिकरण या अदर अथॉरिटीज। इसमें LIC, ONGC जैसी सरकारी कंपनियां या कोई भी ऐसी संस्था जो सरकार के अंग के तौर पर काम कर रही हो। यहीं पर एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आता है जो एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। जी। BCCI का? हाँ, बिल्कुल। BCCI तो भारत में क्रिकेट को चलाती है, एक तरह से सरकार जैसा ही काम है। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो राज्य नहीं है। जी, कोर्ट ने माना कि BCCI एक ऑटोनोमस बॉडी है, सरकार ने उसे नहीं बनाया और न ही सरकार उसे कोई खास फाइनेंशियल हेल्प देती है। तो टेक्निकल रूप से वो अनुच्छेद 12 के दायरे से बाहर है। बिल्कुल। और न्यायपालिका का क्या कोर्ट खुद राज्य है? यहाँ एक बहुत बारीक सा अंतर है। जब कोर्ट न्यायिक काम करता है, मतलब केस सुनता है, तो वो राज्य नहीं है। और लेकिन जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम करता है, जैसे कर्मचारियों की भर्ती करना, तब वो राज्य की परिभाषा में आ जाता है। अच्छा, ये तो बहुत साफ हो गया। तो अब हम समझ गए कि राज्य कौन है। अब बात करते हैं उस ढाल की जो हमारे अधिकारों की रक्षा करती है। अनुच्छेद 13। आप इसे मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच कह सकती हैं। बिल्कुल सही शब्द है। ये कहता है कि कोई भी कानून, चाहे वो संविधान बनने से पहले का हो या बाद का, अगर वो मौलिक अधिकारों से टकराता है तो वो कानून उस हद तक शून्य, मतलब वॉइड माना जाएगा, अवैध हो जाएगा। और इसी शक्ति को हम न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, है ना? एकदम सही। ये आइडिया भी हमने अमेरिका से ही लिया है। और इसका इस्तेमाल कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत संसद के बनाए कानूनों की जांच कर सकते हैं और उन्हें रद्द भी कर सकते हैं। तो अब आधार तैयार है। अब आते हैं पहले और सबसे बुनियादी अधिकार पर। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। शुरुआत होती है अनुच्छेद 14 से। जी। अनुच्छेद 14 कहता है, राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इसमें 2 अलग-अलग बातें हैं। एक है विधि के समक्ष समता, जो ब्रिटेन से लिया है। हाँ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। और दूसरा है विधियों का समान संरक्षण, जो अमेरिका से लिया गया है। हमें इन 2 अलग-अलग विचारों की जरूरत क्यों पड़ी? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, विधि के समक्ष समता एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। ये कहता है कि कानून के सामने कोई बड़ा या छोटा नहीं, कोई राजा नहीं, कोई विशेष नहीं, सब बराबर। इसने विशेषाधिकार खत्म कर दिए। बिल्कुल। लेकिन हमारे समाज में तो हजारों साल से असमानता थी। सिर्फ सबको बराबर कह देना तो काफी नहीं था। सही बात है। यहीं पर विधियों का समान संरक्षण यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज काम आता है। ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। ये सरकार को जिम्मेदारी देता है कि वो पिछड़े वर्गों को ऊपर उठाने के लिए, उन्हें बाकियों के बराबर लाने के लिए विशेष नीतियां बना सकती है। तो एक ने स्पेशल राइट्स खत्म किए और दूसरे ने सच्ची समानता लाने का रास्ता दिखाया। एग्जैक्टली। पर इसका कोई अपवाद भी है, एक्सेप्शन? हाँ, एक है। अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को छूट है। वो अपने कार्यकाल के दौरान अपने कामों के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं। ठीक है। अब इसी समानता को और आगे बढ़ाता है अनुच्छेद 15। जी, भेदभाव पर रोक, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक से केवल 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। और ये 5 आधार एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। हाँ, और ये सिर्फ सरकारी नहीं बल्कि दुकानों, होटलों, कुओं जैसी सार्वजनिक जगहों पर भी लागू होता है। लेकिन फिर हम आरक्षण की व्यवस्था देखते हैं। क्या वो इसका उल्लंघन नहीं है? ये बहुत आम सवाल है। दरअसल अनुच्छेद 15 खुद ही इसके कुछ अपवाद भी बताता है। जैसे 15(3) कहता है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है। और 15(4)? 15(4) कहता है
कि राज्य SC, ST, OBC मतलब सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। और हाल ही में 15(6) भी जोड़ा गया है। हाँ, 103वें संशोधन से ये EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का रास्ता खोलता है। तो ये अपवाद भेदभाव नहीं बल्कि समानता लाने का एक संवैधानिक तरीका है। ठीक है, तो ये हुई सार्वजनिक स्थानों पर समानता की बात। अब आते हैं सरकारी नौकरियों पर, अनुच्छेद 16। लोक नियोजन में अवसर की समता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब है कि सरकारी नौकरियों में सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है। इसी से जुड़ा है मंडल आयोग का मामला। जी, 1979 में बना मंडल आयोग, इसी ने OBC के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। और इसी के बाद प्रसिद्ध इंदिरा साहनी केस 1992 हुआ था, है ना? बिल्कुल। और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण की कुल सीमा 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये एक लैंडमार्क जजमेंट था। तो हमने भेदभाव मिटाने की बात की, लेकिन हमारे समाज की एक बहुत कड़वी सच्चाई थी, छुआछूत। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी। ये सिर्फ भेदभाव नहीं था, ये अमानवीय था। इसीलिए संविधान बनाने वालों ने अनुच्छेद 17 के रूप में एक क्रांतिकारी कदम उठाया। ये कहता है अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। और इस अनुच्छेद की सबसे खास बात यह है कि ये एक निरपेक्ष अधिकार है, एब्सोल्यूट राइट। इसका कोई अपवाद नहीं, कोई इफ नो बट। मतलब किसी भी हालत में छुआछूत को सही नहीं ठहराया जा सकता। नहीं, ये एक दंडनीय अपराध है जिसके लिए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 बनाया गया। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अस्पृश्यता शब्द को संविधान में कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। हाँ, क्योंकि निर्माता इसे किसी परिभाषा में बांधकर सीमित नहीं करना चाहते थे। उन्होंने इसे इसकी ऐतिहासिक समझ पर छोड़ दिया। अच्छा, अब समानता की इस कड़ी का आखिरी अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ये हमारे सामंती अतीत से नाता तोड़ने के लिए था। मतलब महाराजा, राय बहादुर जैसी उपाधियां अब नहीं दी जा सकती। जी, इसका मकसद था कि नए भारत में किसी की पहचान उसके जन्म से नहीं, उसके काम से हो। लेकिन इसमें 2 अपवाद हैं, सेना और विद्या। हाँ, सेना में मेजर, कर्नल और शिक्षा में डॉक्टर, प्रोफेसर जैसी उपाधियां दी जा सकती हैं क्योंकि ये योग्यता पर आधारित है। और भारत रत्न, पद्म पुरस्कारों का क्या? वो उपाधियां हैं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बालाजी राघवन केस में साफ किया कि ये पुरस्कार हैं, उपाधियां नहीं। अवार्ड्स, नॉट टाइटल्स। हाँ, बस इन्हें नाम के आगे या पीछे प्रीफिक्स या सफिक्स की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बहुत खूब। तो ये था समानता का अधिकार। अब दूसरे बड़े समूह की तरफ बढ़ते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19। ये हर भारतीय नागरिक को 6 तरह की आजादी की गारंटी देता है। पहले 7 थी, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन से हटा दिया गया। तो अब ये 6 स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं? पहली और सबसे जरूरी 19(1)(a) वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, प्रेस की आजादी भी इसी का हिस्सा है। ठीक है। दूसरी है 19(1)(b), शांति से बिना हथियारों के सभा करने की स्वतंत्रता। फिर 19(1)(c) में संघ या समिति बनाने की आजादी। जी। 19(1)(d) में देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। 19(1)(e) में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। और आखिर में 19(1)(g) में कोई भी पेशा या व्यापार करने की स्वतंत्रता। इन्हें याद रखने का एक तरीका भी है, एक कहानी की तरह। हाँ, बताइए। पहले आपने कुछ बोला, अभिव्यक्ति, फिर लोगों को इकट्ठा करके सभा की, सम्मेलन, उनके साथ एक संगठन बनाया, संघ। फिर संगठन के काम से पूरे देश में घूमे, आवागमन। जहां अच्छा लगा वहीं बस गए, निवास, और फिर जीने के लिए व्यापार शुरू किया, पेशा। वाह, ये तो बहुत अच्छा तरीका है। चलिए अब आते हैं अनुच्छेद 20 पर, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ये किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी, राज्य की मनमानी सजा से बचाता है। इसमें 3 इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। पहला है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको किसी काम के लिए सजा तभी मिल सकती है जब वो काम करते समय कानूनन अपराध हो। सरकार पिछली तारीख से कानून बनाकर आपको सजा नहीं दे सकती। अच्छा, दूसरा है नो डबल जॉपर्डी, मतलब दोहरा दंड नहीं। जी, एक ही अपराध के लिए एक से ज्यादा बार मुकदमा चलाकर सजा नहीं दी जा सकती। और तीसरा सिद्धांत? नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन,
यानी किसी भी आरोपी को खुद अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब हम उस अनुच्छेद पर आते हैं जिसे संविधान का दिल और आत्मा कहा जाता है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जा सकता। और ये अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को मिला है। ये सुनने में बहुत सरल है, पर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या बहुत ही ज्यादा व्यापक रूप से की है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जीवन के अधिकार का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं, बल्कि एक गरिमापूर्ण जीवन जीना है। और इसी के तहत बहुत से नए अधिकार इसमें जुड़ गए। हाँ, जैसे निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, सोने का अधिकार और यहाँ तक कि अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार भी अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना गया है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि आपातकाल में भी ये निलंबित नहीं होता। हाँ, ये एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 44वें संशोधन के बाद ये तय हुआ कि इमरजेंसी में भी अनुच्छेद 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। और इसी अनुच्छेद 21 से एक पूरा नया अनुच्छेद निकला, 21A, शिक्षा का अधिकार। जी, 86वें संविधान संशोधन 2002 से इसे जोड़ा गया। इसने 6 से 14 साल के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। हाँ, और इसी संशोधन ने अनुच्छेद 45 में बदलाव करके राज्य को 0 से 6 साल के बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी दी। और एक मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया। जी, अनुच्छेद 51A के, जो हर माता पिता का कर्तव्य बनाता है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर दें। बहुत बढ़िया। अब आते हैं आज की चर्चा के आखिरी अनुच्छेद पर, अनुच्छेद 22, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। इसके दो हिस्से हैं। हाँ, पहला हिस्सा साधारण मामलों में गिरफ्तारी, जिसे पनिटिव डिटेंशन कहते हैं, उससे जुड़े अधिकार देता है। जैसे गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार। और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार। जी, लेकिन इसका दूसरा हिस्सा निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करता है, जो हमेशा से थोड़ा विवादास्पद रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए सिर्फ शक के आधार पर हिरासत में ले लेना। पर यह तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ लगता है। आपका संदेह जायज है, इसीलिए संविधान ने इसमें कुछ सुरक्षा उपाय भी डाले हैं। जैसे किसी को सामान्यतः 3 महीने से ज्यादा हिरासत में नहीं रखा जा सकता। अच्छा। टाडा, पोटा, UAPA जैसे कानून इसी के उदाहरण हैं। ये राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। बिल्कुल, बहुत ही विस्तृत चर्चा रही। अब SSC PYQ चैलेंज देखते हैं कि यहाँ से कैसे सवाल बनते हैं। पहला प्रश्न, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17, एक निरपेक्ष अधिकार। दूसरा प्रश्न, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 19(1)A के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही एक हिस्सा है। बिल्कुल। तीसरा प्रश्न, कौन से मौलिक अधिकार आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किए जा सकते? ये बहुत जरूरी सवाल है, अनुच्छेद 20 और 21। और आखिरी सवाल, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ये था 86वां संविधान संशोधन 2002। शानदार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें 2 अनुच्छेद आते हैं, 23 और 24। जी। सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 23। ये मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है। प्रतिषेध यानी प्रोहिबिटेड। बिल्कुल, मतलब पूरी तरह से रोक। हाँ, देखिए ये अनुच्छेद मूल रूप से 3 तरह की प्रथाओं पर रोक लगाता है। अच्छा, वो कौन सी 3 प्रथाएं हैं? पहली है मानव दुर्व्यापार, मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंसानों की खरीदो-फरोख्त। जी, जो कि पूरी तरह से प्रतिबंधित है। दूसरी है बेगार। बेगार मतलब किसी से बिना वेतन दिए काम करवाना। बिल्कुल, वर्क विदाउट पे। और तीसरी है बलात्श्रम यानी फोर्स्ड लेबर, किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करवाना। तो ये अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो भारत का नागरिक हो या विदेशी, हर तरह के शोषण से बचाता है। हाँ, और इसमें देवदासी प्रथा और गुलामी जैसी पुरानी कुप्रथाएं भी शामिल हैं। और परीक्षा के नजरिए से इससे जुड़े कुछ अधिनियम भी जरूरी होंगे। बहुत जरूरी 2 अधिनियम याद रखने चाहिए। एक है अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 और दूसरा बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, ये अधिकार किसके खिलाफ मिलता है? सिर्फ सरकार के? नहीं, यही तो इसकी खासियत है। यह अधिकार राज्य यानी स्टेट और निजी व्यक्तियों,
प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों के खिलाफ उपलब्ध है। अच्छा, तो अब आते हैं अनुच्छेद 24 पर। ये बच्चों से जुड़ा है। जी, कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। तो ये क्या कहता है? ये साफ तौर पर कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों मतलब माइंस या किसी भी दूसरे जोखिम भरे काम में नहीं लगाया जा सकता। जोखिम भरे काम जैसे कंस्ट्रक्शन का काम। हाँ, निर्माण कार्य, इन सब पर यह पूरी तरह से बैंड है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि ये रोक शायद गैर हानिकारक कामों पर पूरी तरह लागू नहीं होती। सही पकड़ा आपने। जैसे कोई पारिवारिक व्यवसाय है तो वहां ये नियम उतने सख्त नहीं है। और परीक्षा के लिए एक टिप, अक्सर आयु सीमा को लेकर सवाल आता है। हाँ, और बहुत लोग गलती करते हैं। याद रखिएगा, संविधान में आयु सीमा 14 वर्ष है, 18 वर्ष नहीं। ये एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा भी गया था। अच्छा, और इससे जुड़े कोई कानून या आंदोलन? जी, बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन संशोधन अधिनियम 2016 बहुत महत्वपूर्ण है। और आंदोलन की बात करें तो कैलाश सत्यार्थी जी द्वारा चलाया गया बचपन बचाओ आंदोलन तो हम सब जानते ही हैं। बिल्कुल। तो ये था शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले मौलिक अधिकार की तरफ। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। तो सबसे पहले अनुच्छेद 25, ये अंतःकरण की और धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है। हाँ, देखिए, ये अनुच्छेद 4 तरह की स्वतंत्रता देता है। 4 तरह की? जी, पहली अंतःकरण की स्वतंत्रता, कॉन्शियंस, मतलब आप अंदर से किसी भी धर्म या विश्वास को मान सकते हैं। दूसरी मानने का अधिकार, राइट टू प्रोफेस, यानी अपने धार्मिक विश्वास को प्रकट करने की आजादी। तीसरी है आचरण, राइट टू प्रैक्टिस, पूजा पाठ, रीति रिवाज, ये सब करने की स्वतंत्रता। बिल्कुल। और चौथी है प्रचार करने की स्वतंत्रता, राइट टू प्रोपगेट, अपने धर्म के सिद्धांतों का प्रसार करना। पर इसमें एक बात साफ है कि इसमें धर्मांतरण का अधिकार शामिल नहीं है। हाँ, जबरन धर्मांतरण का अधिकार इसमें नहीं आता। और ये अधिकार निरपेक्ष मतलब एब्सोल्यूट नहीं है। इस पर कुछ प्रतिबंध भी हैं। जी, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर इस पर रोक लगाई जा सकती है। अच्छा, इसी अनुच्छेद में सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार भी दिया गया है। हाँ, स्पष्टीकरण आई के तहत। और स्पष्टीकरण 2 भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहता है कि इस अनुच्छेद के लिए हिंदू शब्द में सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लोग भी शामिल माने जाएंगे। ये बहुत ही बारीकियां हैं। अब आते हैं अनुच्छेद 26 पर, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। जी, ये एक सामूहिक अधिकार है। ये व्यक्तिगत नहीं बल्कि धार्मिक संप्रदायों मतलब रिलीजियस डिनोमिनेशंस को मिलता है। तो इसके तहत उन्हें क्या-क्या अधिकार मिलते हैं? 4 मुख्य अधिकार हैं। पहला, धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार। ठीक है। दूसरा, अपने धर्म से जुड़े कामों का प्रबंध मतलब मैनेज करने का अधिकार। और तीसरा, चल और अचल संपत्ति प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार। और चौथा, उस संपत्ति का कानून के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार। इसका कोई उदाहरण जो परीक्षाओं में पूछा जाता हो? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने रामकृष्ण मिशन और आनंद मार्ग को धार्मिक संप्रदाय माना है। ये केस स्टडीज महत्वपूर्ण है। और हाँ, ये अधिकार भी लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन है। ठीक है। अब देखते हैं अनुच्छेद 27। ये धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों मतलब टैक्सेस से मुक्ति की बात करता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि राज्य किसी भी नागरिक को ऐसा टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं करेगा जिसकी आय किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने में खर्च की जानी हो। तो यहाँ टैक्स और फी में अंतर समझना जरूरी हो जाता है। बहुत जरूरी। राज्य धार्मिक मकसदों के लिए टैक्स नहीं लगा सकता, लेकिन मान लीजिए तीर्थयात्रियों को कोई सुविधा या सुरक्षा दे रहा है तो उसके लिए शुल्क यानी फी ले सकता है। ये अनुच्छेद तो राज्य के धर्मनिरपेक्ष मतलब सेक्युलर स्वरूप को मजबूत करता है। यही इसका कीवर्ड है, धर्मनिरपेक्षता। इस श्रेणी में आखिरी अनुच्छेद है 28, जो शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा से जुड़ा है। जी, इसमें 3 तरह के संस्थानों को समझना होगा। पहला कौन सा है? पहला, जो पूरी तरह से राज्य द्वारा पोषित हैं, होली स्टेट फंडेड, जैसे सरकारी स्कूल। वहाँ धार्मिक शिक्षा का क्या प्रावधान है? वहाँ धार्मिक शिक्षा पूरी तरह से प्रतिबंधित है, प्रोहिबिटेड। अच्छा, और दूसरे? दूसरे, जो राज्य से मान्यता या सहायता प्राप्त हैं, स्टेट एडेड और रिकॉग्नाइज्ड। यहाँ क्या नियम है? यहाँ धार्मिक शिक्षा स्वैच्छिक है, वॉलंटरी, और इसके लिए अभिभावक की सहमति जरूरी है। और तीसरे प्रकार के संस्थान? वो जो किसी ट्रस्ट या न्यास द्वारा स्थापित हैं, इस्टैब्लिश्ड अंडर अ ट्रस्ट। ऐसे संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है
परमिटेड है। तो एक लाइन में कहें तो सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। बिल्कुल सही। चलिए अब हम भारत की विविधता की रक्षा करने वाले अधिकारों पर आते हैं। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। जी, सबसे पहले अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। ये अनुच्छेद नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है। हाँ, इसका क्लॉज 1 कहता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को एनी सेक्शन अपनी भाषा या लिपि बचाने का अधिकार है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो शायद बहुत लोग नहीं जानते। सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्पष्ट किया है जी, कि ये अधिकार सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है, ये सभी नागरिकों के लिए है, चाहे वे बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर करता है। और इसका दूसरा भाग, आर्टिकल 29(2), वो एडमिशन से जुड़ा है। वो कहता है कि किसी भी सरकारी या सहायता प्राप्त संस्थान में केवल धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा के आधार पर किसी भी नागरिक को प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। ठीक है। अब अनुच्छेद 30 जो शिक्षा संस्थान स्थापित करने का अधिकार देता है। हाँ, और ये अधिकार केवल धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्गों माइनॉरिटीज को ही प्राप्त है। अच्छा, तो ये सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए है। जी, उन्हें अपनी पसंद के शिक्षा संस्थानों की स्थापना, एस्टैब्लिश और प्रशासन एडमिनिस्टर करने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 29 और 30 में क्या मूल अंतर है? देखिए, अनुच्छेद 29 सभी नागरिकों के लिए है और उसका मकसद संस्कृति की रक्षा है। वहीं अनुच्छेद 30 केवल अल्पसंख्यकों के लिए है और उसका मकसद संस्थान चलाना है। ये अंतर एकदम साफ होना चाहिए। और 44वें संशोधन ने इसमें कुछ जोड़ा था। हाँ, एक बहुत जरूरी बात, अगर सरकार किसी अल्पसंख्यक संस्थान की संपत्ति का अधिग्रहण करती है तो उसे उचित मुआवजा कॉम्पेंसेशन देना होगा। समझ गए। अब हम उस अनुच्छेद पर आते हैं जो कभी था पर अब नहीं है। अनुच्छेद 31, संपत्ति का अधिकार। जी, राइट टू प्रॉपर्टी। ये अब निरसित, रिपील हो चुका है। तो ये पहले एक मौलिक अधिकार था। हाँ, ये मूल रूप से एक मौलिक अधिकार था, लेकिन इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया। उस समय जनता पार्टी की सरकार थी। तो अब इसकी नई स्थिति क्या है? ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। बहुत ज्यादा। अब ये संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत एक विधिक अधिकार है, एक लीगल राइट है, मौलिक अधिकार नहीं। लेकिन 31A, 31B, 31C तो अभी भी सक्रिय हैं। जी, वो अभी भी हैं। वो भूमि सुधार कानूनों और 9वीं अनुसूची से जुड़े हैं। वो एक अलग विषय है। ठीक है। अब आते हैं उस अनुच्छेद पर जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसके बिना बाकी सारे मौलिक अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे शब्द रह जाते। ये अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। और सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों को लागू करने के लिए 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। जी, 5 प्रकार की रिट्स। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, जिसका मतलब है शरीर को प्रस्तुत करें। दूसरी परमादेश, मेंडेनस, हम आदेश देते हैं। तीसरी है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, मना करना। ये निचली अदालत को जारी की जाती है। चौथी उत्प्रेषण, सर्टररी, सूचित करना या मंगाना। और 5वीं अधिकार पृच्छा, को वारंटो, किस अधिकार से? बिल्कुल। और ये भी याद रखना जरूरी है कि हाई कोर्ट भी अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। और उसका रिट जारी करने का क्षेत्र अनुच्छेद 32 से ज्यादा व्यापक है ना? जी, क्योंकि वो कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। बहुत बढ़िया। अब हम कुछ ऐसे अनुच्छेदों पर आते हैं जो अधिकारों को सीमित करते हैं, जैसे अनुच्छेद 33। हाँ, सशस्त्र बलों के लिए अधिकारों का उपांतरण। तो इसकी मुख्य बातें क्या है? देखिए, पहली बात, केवल संसद, पार्लियामेंट ही कानून बनाकर सशस्त्र बलों, पुलिस वगैरह के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है, राज्य विधानमंडल नहीं। और ये किस किस पर लागू होता है? ये सशस्त्र बल, पुलिस, खुफिया एजेंसियां जैसे IB या रॉ और इनसे जुड़े टेलीकम्युनिकेशन स्टाफ पर लागू होता है। और इसका उद्देश्य? इन बलों में अनुशासन, डिसिप्लिन बनाए रखना। इसी अनुच्छेद के कारण सैनिकों को ट्रेड यूनियन बनाने की अनुमति नहीं होती। ठीक है। अब अनुच्छेद 34 जो मार्शल लॉ के दौरान प्रतिबंधों की बात करता है। जी, ये कहता है कि जब किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ यानी सैन्य शासन लागू हो तो मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लग सकता है। और संसद इसमें इंडेमनिटी एक्ट भी बना सकती है। हाँ,
इंडेमनिटी एक्ट बनाकर मार्शल लॉ के दौरान सरकारी कर्मचारियों द्वारा किए गए कामों को कानूनी रूप से वैध ठहरा सकती है। मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल में क्या फर्क है? मार्शल लॉ कुछ क्षेत्रों में लगता है और इसमें सरकार और सामान्य कानून निलंबित हो जाते हैं, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल एक्ट 352 पूरे देश में भी लग सकता है और इसमें सरकार निलंबित नहीं होती। और अब हम आ गए हैं अंतिम अनुच्छेद पर, अनुच्छेद 35। जी, इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। ये क्या स्पष्ट करता है? ये साफ करता है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति केवल और केवल संसद के पास है। और ऐसा क्यों किया गया? इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था पूरे भारत में इन कानूनों में एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी बनाए रखना। तो इसके तहत संसद कुछ खास अनुच्छेदों से जुड़े विषयों पर कानून बना सकती है। जी, जैसे अनुच्छेद 16(3), 33, 34 और अस्पृश्यता से जुड़े अनुच्छेद 17 पर। बहुत बढ़िया। तो हमने अनुच्छेद 23 से 35 तक का सफर पूरा कर लिया। अब एक छोटा सा परीक्षा के लिए क्विक रिवीजन हो जाए। जरूर, एग्जाम बूस्टर। तो केवल भारतीय नागरिकों के लिए कौन से अधिकार उपलब्ध हैं? अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। और सभी के लिए, मतलब नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए? अनुच्छेद 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24 और 25 से 28 तक। बहुत बढ़िया। एक रैपिड रिकॉल भी कर लेते हैं। बिल्कुल। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार, ट्रैफिकिंग। अनुच्छेद 24 बाल श्रम। चाइल्ड लेबर और उम्र सीमा 14 वर्ष। अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और अनुच्छेद 300A संपत्ति का अधिकार, जो अब एक लीगल राइट है। और रिट जारी करने के लिए अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट के लिए 32 और हाई कोर्ट के लिए 226। बहुत ही शानदार। उम्मीद है ये चर्चा सभी के लिए उपयोगी रही होगी। यदि आपको यह वीडियो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी लगी हो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। धन्यवाद।